हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल लाइव एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम करेंगे 10 और क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन आपको सामने नज़र आ रहा है वो 11वां क्वेश्चन है, और जो पहले के 10 क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हम इससे पहले जो हमने वीडियो रिलीज़ करी थी उसमें आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है उसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट कर रहा है एक मेटल में फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अगर और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई भी कर दिया है तो 1 इन मिलियन ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हो, और या वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। VI graph for a metallic wire at two different temperatures T1, so this is T1, okay, ये T1 है, and T2 as shown in the figure, which of the two temperature T1 और T2 is higher? ठीक है, T1 और T2 में से कौन सा हायर? तो देखिए इसमें सबसे पहली बात यह है, इट्स अ VI ग्राफ। VI ग्राफ में जो स्लोप होता है, तो स्लोप आपको देता है दैट इज tan थीटा, और tan थीटा अगर आप निकालेंगे तो V ओवर I अगर हम निकालेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है जिसका वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो T1 का वोल्टेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T2। ठीक है, और करंट अगर हम देखते हैं तो T1 का कम है एज़ कम्पेयर टू T2। तो देखो ये दोनों कंडीशन जो है वो T1 के लिए फुलफिल हो रही है, और अगर ये T1 के लिए फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज T1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो करंट तो हो नहीं सकता है, वोल्टेज भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो वोल्टेज भी नहीं हो सकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो भी नहीं हो सकता है। तो करंट डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करंट डेंसिटी को आप मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज बाय ट्वाइस विल द रेजिस्टेंस चेंज? अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ को, मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है, ये मान लीजिए दिस इज योर कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए फोर्स लगा के आपने इसको इंक्रीज कर दिया, तो हाउ विल द रेजिस्टेंस चेंज? तो रेजिस्टेंस विल बिकम 4 times, द रेजिस्टेंस विल बिकम 4 times इफ यू हैव स्ट्रेच्ड दिस कंडक्टर। अगर आपने इसको स्ट्रेच किया है, और स्ट्रेच करने से क्या होगा, द लेंथ विल इंक्रीज एंड correspondingly area will decrease, and if area will decrease and length will increase then automatically it will become 4 times। ठीक है,
तो इसको शो भी कर सकते हैं दैट R इज इक्वल टू रो L ओवर A फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए कि R इज इक्वल टू रो, लेंथ को आपने ट्वाइस कर दिया है और एरिया आपका उतना ही हाफ हो जाएगा। को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा दैट इज 4, ठीक है, 4L ओवर A, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू सी दैट इट इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेस्ड टू मेक इट 0.2%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आपने उसके लेंथ को बढ़ा दिया है 0.2%। तो देखिए रेजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। उसकी वजह यह है क्योंकि रेजिस्टिविटी एक मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है और ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कभी भी डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टिविटी के ऊपर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज, ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ, देखिए न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, फोर्स की है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर की बात करें तो सरफेस टेंशन, ठीक है। ओम की बात करें तो रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज वोल्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और इसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है हमारी volt, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर इज। एवरेज थर्मल वेलोसिटी बतानी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि मान लीजिए कि लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के अंदर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, हो सकता है कुछ इधर आए, ठीक है, हो सकता है कुछ इधर चले जाए, ऐसा हो सकता है। अलग अलग डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो अगर ये रैंडम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से द नेट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है। सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी फेमस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीडी, डज नॉट डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चाहें थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, दैट इज वी डी स्क्वायर। वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल्स टू I अपॉन A, एंड वी नो दैट I को हम रिप्लेस कर सकते हैं NEA BD से ओवर A, एरिया से एरिया कैंसिल करेंगे तो J इज इक्वल्स टू NE BD, ठीक है, जिसमें N और E जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज A, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करें तो R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। तो डेफिनेटली R इज डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और टेम्परेचर भी, बिल्कुल रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये जो ऑल अबव है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये किस किस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी जैसे मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि इट्स अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ये।
तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, ऑल अबव। तो देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर पे तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पर भी कभी डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑल ऑफ अबव तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो द करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर है? क्योंकि रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और ये रिलैक्सेशन टाइम और नंबर डेंसिटी की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर के। तो अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो आपका नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज भी 10 क्वेश्चन हमने करे हैं, और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको फिर से 10 या 15 क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे। हमारे साथ कंटिन्यूअसली जॉइन होके रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि नवंबर में आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो, ये हम अ, आप सभी के लिए हम मांगते हैं, और साथ के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है? चलिए, तो सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।